हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कर रहे होंगे एंड सब्सक्राइब कर रहे होंगे एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादातर लोगों को एजुकेशन सब्जेक्ट से टीचिंग का लाभ पहुंच सके। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगी, जब तक मैं लाइव क्लास आपका नहीं ले पाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपका लाइव क्लास ले सकूँ, जिससे आपके जो डाउट है सारे क्लियर हो सकें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज एक नई चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि जो हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे अपना जो निमिजी नेट एजुकेशन टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आपको जो आप लोग बोल रहे थे कि जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था 3 घंटे का समथिंग वीडियो था, क्वेश्चंस का बनाया हुआ था यूनिट 4 का। ठीक है, तो उस वीडियो में कुछ कमी रह गई थी, जिससे क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो वहाँ पर मैं उसका PDF डाल दूँगी, जिससे आप सभी लोग वहाँ से ले सकते हैं और सभी लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप में सभी लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो आपका टीचर एजुकेशन का जो हमने PDF बनाया था और जिसका जो वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और जो टेक्स्ट पेपर होंगे वहाँ पे आपको मैं दे दिया करूँगी। ठीक है, वहाँ पे आपका टेक्स्ट यदि पॉसिबल हो पाएगा तो मैं टेस्ट भी ले लिया करूँगी। ठीक है, देखिए, लेकिन प्लीज़ आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगी, वहाँ पे कोई भी ये मत बोलना कि मैडम हमको नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि नोट्स मैं अभी आपको नहीं दे पाऊँगी। ठीक है, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, नोट्स कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, चीज़ें हमको समझनी होती है। मटेरियल आप सभी लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा भरा पड़ा हुआ होगा कि यदि आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका नेट बहुत छोटी चीज़ है, JRF भी निकल जाएगा। ठीक है, मटेरियल की किसी के पास भी कोई कमी नहीं है, केवल हमको चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे मैं वीडियो में आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आप यहाँ पे समझिए। जो भी आपके पास बुक्स हो या गूगल हो, वहाँ से आप चीज़ों को पढ़िए और क्लियर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर लगाइए। ठीक है, तो हमारी यूनिट 5 चल रही है। और देखिए, अब तो आप लोगों को जानकारी होगी कि फिर से नोटिस आया हुआ है कि जुलाई के पहले कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, जो आपका एजुकेशन UGC नेट का। ठीक है, UGC नेट का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका जो जुलाई के पहले नहीं होने वाला है। तो अभी क्या आपका मई लास्ट चल रहा है, मई ख़त्म होने वाला है, जून और जुलाई 2 महीने आपके पास हैं। तो 2 महीने में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई में होगा नहीं, अगस्त में हो या सितंबर में हो, कभी भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन जुलाई के पहले नहीं होगा। तो आपके पास 2 महीने का टाइम है और 2 महीने में मैं आपका सिलेबस बहुत अच्छे से ख़त्म करवा दूँगी। ठीक है, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो लोग बोलते हैं कि मैम 3-4 महीने में सिलेबस ख़त्म हो जाता है, तो जो लोग वाकई नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सच में ही UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने अपना सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो 3-4 महीने में किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि आपका सिलेबस समाप्त हो जाए। मैं पूरा 6 महीने मांगूंगी, यदि मैं पढ़ाऊँगी तो मैं पूरा 6 महीने मांगूँगी। यदि आपका मान लीजिए ये जो उसके कोविड-19 की वजह से आपका ये इतना टाइम मिल गया है और आपका यदि टाइम नहीं मिलता तो मैं आपका सिलेबस पूरा नहीं करवा पाती। ठीक है, मुझे सिलेबस आधा ही करवा पाती, लेकिन अब मैं पूरा करवा लूँगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जो मेरा इंटरव्यू वाला वीडियो निमी सर के साथ हुआ था, मैंने उसमें भी बोला था कि कम से कम 6 महीने चाहिए होते हैं हमको अपना कोर्स समाप्त करने में। ठीक है, हमको नोट्स बनाने में, कोर्स को पूरा अच्छे से समझने में 6 महीने चाहिए होते हैं। और प्लस रिवीजन के लिए हमको अलग से टाइम चाहिए, रिवीजन करना है, सारे क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, तो इसके लिए आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो 6 महीने आपको केवल इतने में ही लग जाएंगे। और कम से कम 1 साल का पूरा टाइम होना चाहिए, जब आपका नेट या JRF बहुत अच्छे से निकल सकता है। क्योंकि 6 महीने तो आप अपना पूरा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चीज़ों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद आप उनके क्वेश्चंस लगाइए, आप UGC नेट के ओल्ड पेपर सॉल्व करिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट्स किया था कि 2 क्वेश्चंस जो मैंने अपने क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर एजुकेशन यूनिट 4 के समझाए हुए थे, उसमें 2 क्वेश्चंस थे। एक तो था आपका जो मिड डे मील वाला था कि उसमें जो सार्वत्रिक, ठीक है, सार्वभौमिक कुछ था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिक में क्या है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो वहाँ पे जो फर्स्ट होता है सार्वत्रिक नामांकन। ठीक है, तो जो सार्वत्रिक नामांकन में है आपका
मोस्टली, ठीक है, स्पेशली आपका मिड डे मील के लिए माना जाता है। यदि ऑप्शन में क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि मिड डे मील की जो शुरुआत की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था आपका कि बालकों को स्कूल में रोके रखना, जो ड्रॉप आउट हो रहा है उसको कम करना, और मुख्य रूप से भोजन की जो व्यवस्था, मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था की गई थी, मिड डे मील की जो शुरुआत की गई थी, उसका उद्देश्य यही था कि हमको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराना है। लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य था, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा और मिड डे मील ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। प्राथमिक शिक्षा का जो मुख्य रूप से उद्देश्य था वो था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सभी को शिक्षा प्राप्त कराना, ठीक है। लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों को रोके रहना, ड्रॉप आउट को कम करना, ठीक है, जो मिड डे मील का था। तो यहाँ पे उसमें एक ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है कि सार्वत्रिक नामांकन कराना, इसके बाद नीचे कुछ प्राथमिक शिक्षा में ठहराव या इस तरीके से कि बच्चों को स्कूल में रोके रखना। तो उसमें पहला ऑप्शन भी आपका हो सकता है कि सार्वत्रिक नामांकन कराना, एवं लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी हमको जो क्वेश्चन हम देखते हैं वो हमें अपनी यूजीसी नेट आंसर की के हिसाब से देखने पड़ते हैं, ठीक है। और बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमको पता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन यूजीसी नेट आंसर की में उसको, ऑफिशियल आंसर की में उसको सही मान लेते हैं, तो हमको कभी कभी उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो दो क्वेश्चंस जो वहाँ पे हमारे हैं वो ऐसे हैं कि हमको लग रहा था, हमको पता है कि ये क्वेश्चंस रॉन्ग है, लेकिन आपकी जो ऑफिशियल आंसर की में उनको सही माना है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे वही चीज़ बताई है जो आपकी यूजीसी नेट की ऑफिशियल आंसर की में मानी हुई थी, ठीक है। एक हुआ था कि सीखने का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, तो हम सभी को पता है एक क्वेश्चन वहाँ पे था कि ये अल्बर्ट बुंड्रा ने दिया था, ठीक है, बंडुरा ने दिया था, लेकिन वहाँ पे इसका राइट ऑप्शन थॉर्नडाइक माना गया है। तो अब इसमें मैं आप खुद ही आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अब इस तरीके के क्वेश्चंस में मैं ये करवा दिया करूँगी कि मेरे हिसाब से इसका आंसर अल्बर्ट बुंड्रा होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो आंसर की में इसका आंसर थॉर्नडाइक दिया हुआ था, मतलब कि ए दिया हुआ था, और मेरे हिसाब से उसका राइट आंसर सी था, ठीक है। तो इस तरीके से कमेंट्स आए हैं कि मैम इसका आंसर ये होगा, तो वो ठीक है, वो होगा, सही होगा, लेकिन उसमें आपकी जो आंसर की के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो आंसर की में ये वही आंसर दिए हुए थे जो हमने आपको बताए हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट 5 का पार्ट ए में हमारा क्या हो गया है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी समाज की पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला, ठीक है, पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला, ठीक है, पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला यहाँ पे बात की थी, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग, इसमें आपके 3 स्टेप दिए हुए थे। पहला दिया हुआ था आपका दार्शनिक आधार, ठीक है, फिलोसफिकल जिसको बोलते हैं, इसमें इसका दिया हुआ था राष्ट्रीय एवं लोकतंत्रीय, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ था सामाजिक आधार, ठीक है, सोशल, यहाँ पे दिया हुआ था मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल, ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार। इसमें दिया हुआ था आपका सामाजिक आधार के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है, ये समाजशास्त्रीय आधार लिख सकते हैं, सोशलॉजिकल, समाजशास्त्रीय, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आपका पढ़ना है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, सोशल एंड कल्चरल, ठीक है, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल।
ठीक है। अगला जो आपका साइकोलॉजिकल दिया हुआ मनोवैज्ञानिक आधार, इसमें दिया हुआ अध्येता की आवश्यकताएं तथा अभिरुचियां। अध्येता की आवश्यकताएं तथा अभिरुचियां। ठीक है, तो ये हमको अपने इसमें पढ़ना। तो इसके अंतर्गत हम आपको बता चुके कि पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला, कि जो हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, जो हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, उसका क्या बेस होता है, ठीक है, क्या उद्देश्य होता है, हम क्यों करते हैं, कि हम किसी भी चीज़ को प्लानिंग के तरीके से, मतलब हमारा जो उद्देश्य होता है, जो हमारा वास्तविक उद्देश्य होता है, उसी को हम शिक्षा के माध्यम से पूरा करते हैं। और उस उद्देश्य को, जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, उस शिक्षा के उद्देश्य को हमको पाने के लिए पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आपके 2000 अभी 19 में ही आया हुआ है, 19 में ही आया हुआ, दिसंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति योजना नहीं बनाता है तो वो असफल हो जाता है, क्यों, पाठ्यचर्या से रिलेटेड। तो इसका जो ऑप्शन है वो यही होगा कि जो उद्देश्यों का और उसका मतलब कि योजना नहीं बनाता है। अभी वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवा देंगे जो आपके इससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कि मतलब कि योजना बनाने के लिए जो हमारे, मतलब हमने आपको जो ये पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, कि दार्शनिक आधार राष्ट्रीय एवं लोकतंत्रीय, तो जो राष्ट्रीय एवं लोकतंत्रीय एवं फिलॉसफिकल, ठीक है, इस दार्शनिक आधार के हिसाब से जो हमारा आदर्शवाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है, अस्तित्ववाद है, यदि हमारी विचारधारा ये है तो हमारा पाठ्यक्रम कैसा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं कि जो पाठ्यक्रम बनाने में मुख्य रूप से पॉइंट होते हैं कि जो हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, जो हमारी वर्तमान की प्रेजेंट की आवश्यकताएं होती हैं, हम उनको देखकर ही पाठ्यक्रम का अपना निर्माण करते हैं। मान लीजिए कि एक कोई पाठ्यक्रम बनाना है तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या होंगे, कि रियलिटी क्या है, हमको क्या पाना है, हमारे उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, हमको क्या प्राप्त करना है, किस तरीके का हमको जीवन व्यतीत करना है, और क्या हमारा अंतिम उद्देश्य है। तो उस अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस तरीके की पाठ्यचर्या बनाएंगे कि जिसको हम अपने व्यवहारिक जीवन से, ठीक है, जिसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में यूज कर सकें और उसके साथ अपने अंतिम उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। जो अंतिम उद्देश्य, जो उद्देश्य हमारी आवश्यकताएँ जो होंगी, मान लीजिए हमने आपको इसमें आपका मिड डे मील का एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था, सामाजिक आर्थिक स्थिति का दिया था, कि बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा बनाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान जो बनाया गया था, कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, सभी बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आ सकें। लेकिन वो आपका सफल नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि बच्चों की जो पहली आवश्यकता थी, जो उनका पहला पॉइंट था कि उनको भोजन की आवश्यकता थी, ठीक है, उनको शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। यदि हमारे पास भोजन नहीं है तो हम पढ़कर क्या करेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए हम भूखे हैं और कोई हमसे पढ़ाई कहे कि पढ़ाई करो, तो क्या हम पढ़ाई कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। पहले हमको भोजन, भरपेट भोजन मिलेगा तभी हम पढ़ाई कर सकेंगे। तो उनकी जो मूलभूत आवश्यकता थी वो भोजन थी। तो उन्होंने मिड डे मील की शुरुआत की प्राथमिक शिक्षा के इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, ठीक है। अपना उद्देश्य उनका क्या था कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना, ठीक है। लेकिन उनकी आवश्यकता क्या थी, ठीक है, उनकी आवश्यकता थी भोजन। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वही हमारे शिक्षा के उद्देश्य बनते हैं, ठीक है। वही क्या, उन्हीं आवश्यकताओं के हिसाब से हम अपने शिक्षा के उद्देश्य बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो यहाँ पे हमने तो दार्शनिक आधार को समझा था कि मान लीजिए आदर्शवाद में उन्होंने कहा कि जो अंतिम चीज़ होनी चाहिए आत्मानुभूति होना चाहिए। व्यक्ति को अपने मूल्यों की और अपनी आत्मानुभूति होनी चाहिए अपने व्यवहारिक जीवन को व्यतीत करते हुए। अंतिम उद्देश्य जो उसका होना चाहिए वो आध्यात्मिकता को महत्वपूर्ण मानते थे, भौतिक जगत को नहीं मानते थे, ठीक है। भौतिक वस्तु जगत को नहीं मानते थे और वस्तु जगत की अपेक्षा विचार जगत को मानते थे। जो हमारा विचारिक ज्ञान है, जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, वही ज्ञान सत्य होता है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? तो अध्यात्म से रिलेटेड जो भी हमारी आदर्शवादी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम होगा, कौन कौन से विषयों को रखा जाएगा, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपका करवा दूंगी, ठीक है। तो ये हमारी जो दार्शनिक आधार है ये हम बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमको बात करनी है समाजशास्त्रीय आधार,
ठीक है। तो समाजशास्त्रीय आधार के अंतर्गत कि सबसे पहले तो हम यही समझ लें कि जो व्यक्ति होता है वो समाज में रहता है, समाज के बिना वो अधूरा होता है। लेकिन समाज में रहने के लिए कुछ तौर तरीके उसको सीखने पड़ते हैं, ठीक है। सामाजिक उसकी आवश्यकताएं होती हैं, समाज में वो कैसे सही ढंग से रह सकता है, ठीक है। ये कहाँ से पता चलता है? ये उसको स्कूल से ही तो पता चलता है, ठीक है, स्कूल के द्वारा ही तो पता चलता है। लेकिन स्कूल में कैसे पता चलता है? जब हमें पता है कि हमारे समाज में हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, कि हमको समाज के लिए सामाजिक व्यक्ति मनुष्य को कैसे बनाना है, तो हम उन्हीं चीज़ों को अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ के रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको जो कुछ आपके नैतिक आदर्शों का निर्माण होता है, ठीक है, कुछ नैतिक आपको आचरण सिखाए जाते हैं कि आपको कोई आए तो आपको नमस्ते करना है, या कोई आपसे बड़ा है, यदि बॉय है तो उनके पैर छूना है, ठीक है, या गर्ल है तो आपको नमस्ते करना है, ठीक है, या उनसे गलत नहीं बोलना है, किसी को एब्यूज नहीं देना है, ठीक है, किसी के साथ बुरा नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक समाज से रिलेटेड, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है और समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो समाज में रहते हुए मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, जो जिस तरीके का मनुष्य को हम बनाना चाहते हैं, वही उद्देश्य किसके होंगे? हमारे शिक्षा के, ठीक है। जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वही हमारे शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य अलग से नहीं होते, क्योंकि शिक्षा के द्वारा हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें एक शैक्षिक समाज चाहिए, ठीक है। पहले शिक्षा को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था, शिक्षा इतनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो हमारा समाज हो वो सभ्य हो तथा शिक्षित हो। तो ये कैसे होगा? मान लीजिए आप हमको अपने समाज की जो हमारी आवश्यकता है कि हमारी आवश्यकता है कि हमको अपना एक शिक्षित समाज चाहिए और सभ्य चाहिए, तो यही क्या शिक्षा का उद्देश्य बन गया, ठीक है। कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि एक सभ्य समाज का निर्माण करना एवं शिक्षित समाज का निर्माण करना। तो शिक्षा में हम उन्हीं चीज़ों को जोड़ेंगे, जो उसकी पाठ्यचर्या होगी, जो उसका सिलेबस होगा, ऐसे विषयों को जोड़ेंगे, ऐसी क्रियाओं को जोड़ेंगे जो बालक सीखेंगे शिक्षा क्रिया के माध्यम से, शिक्षा की व्यवस्था के माध्यम से, और अंत में जब वो समाज में आएंगे तो एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में आएंगे और सभ्य व्यक्ति के रूप में आएंगे, ठीक है। तो जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारी नीड होती है, जो हमारे एम होते हैं, जो हमारे लक्ष्य होते हैं, वही क्या होते हैं? शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। तो आप सभी को यहाँ से पता चल गया होगा कि समाजशास्त्रीय आधार के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा, ठीक है। यहाँ ये कह रहे हैं पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला। मान लीजिए जो हमारी आधारशिला है वो समाजशास्त्रीय है, ठीक है, सोशल है, सामाजिक है। तो यहाँ पे हमारा पाठ्यक्रम का जो निर्माण होगा कैसा होगा? वहाँ पे हम किन विषयों को शामिल करेंगे, किन क्रियाओं को शामिल करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, ठीक है। तो इसका मुख्य रूप से है कि जो सामाजिक प्लस सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, ठीक है। तो जो आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण है, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं सोशल एंड कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि पुनर्निर्माण से मतलब है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो हमारी सामाजिक चीज़ें हैं, जो हमारी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, जो हमारे सामाजिक रीतियां हैं, ठीक है, जो खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। मतलब कि जो खत्म होती जा रही हैं। पहले क्या होता था कि जो हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते थे उनको करने के तरीके दूसरे होते थे, सामाजिक आर्थिक स्थिति दूसरी थी, ठीक है, काम करने का हमारा तरीका दूसरा था, ठीक है, और जो हमारे रीति रिवाज होते हैं वो दूसरे थे, ठीक है, कोई हम दूसरे तरीके से काम करते थे। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि जो हमारी पुरानी संस्कृतियाँ हैं एवं रीति रिवाज हैं, जो हमारी प्रथाएँ हैं वो खत्म होती जा रही हैं। तो उनको हम कैसे रोके रह सकते हैं, कैसे शिक्षा के माध्यम से उनको हम बचा सकते हैं खत्म होने से, ठीक है, कैसे हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं, अपने कल्चरल को कैसे बचा सकते हैं। मान लीजिए ये कैसे शिक्षा के माध्यम से ही तो पॉसिबल है कि पहले हमको जो आदिकाल की चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। मान लीजिए जैन समाज है या मुस्लिम समाज है, इनमें चीज़ें कैसे होती हैं, इनमें प्रथाएं कैसी थी या रीति रिवाज इनके कैसे होते हैं, तो हमको कैसे पता चलता है? हम अपने पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को महत्व दें, इन चीज़ों को इंक्लूड करें कि जिससे बच्चों को हम अपनी सांस्कृतिक रीति रिवाज को, जो हमारी प्रथाएँ हैं, जो हमारी रीति रिवाज है, जो हमारी
संस्कृतियां हैं उनको हम बता सकें। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि पहले क्या होता था कि ज़्यादातर लोग साड़ियों को पहनते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब ये जो साड़ी है ये फैशन ख़त्म होती जा रही है। लेकिन हम अपने आने वाले टाइम में कैसे बताएंगे बच्चों को कि साड़ी एक हमारा सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक परिधान है। ठीक है, ये हमारी संस्कृति की देन है, संस्कृति के हिसाब से हमको साड़ी पहनना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से बताएंगे, मान लीजिए कोई फेस्टिवल हुआ है, ठीक है, या कोई कार्यक्रम है तो उस दिन हम सभी लोग साड़ी को पहन देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, ये बची रहेगी। ठीक है, मान लीजिए इसको हम अपने करिकुलम में कैसे बताएंगे कि जैसे अब शादी ब्याह होते हैं, ठीक है, मान लीजिए पहले दूसरे तरीके से होते थे। ठीक है, अब बहुत धूमधाम से होते हैं। और अब क्या होता है कि लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, कोर्ट मैरिज कर दिया या कहीं जाके मंदिर से विवाह कर लिए। तो हम उनको कैसे बताएंगे कि हमारे जो शादी ब्याह के रीति रिवाज हैं वो किस तरीके से होते थे। तो क्या होगा कि हम यहाँ पे जो जैन समाज की बात करते हैं, या हिंदू समाज की बात करते हैं, या मुस्लिम समाज की बात करते हैं, ये हम क्यों अपने इसमें पढ़ते हैं, समाज शास्त्रीय आधार के अंतर्गत हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कि चीज़ें कैसी होती थी पहले, हमारे काम करने के तरीके कैसे होते थे। मान लीजिए जैसे हम बताते हैं कि आदिकाल में मनुष्य खाना कैसे पकाता था, कैसे खाता था, तो अब हमको कैसे पता चलेगा, हमने तो आदिकाल नहीं देखा, हमने तो वो चीज़ें नहीं देखी। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ही हमको इन सभी चीज़ों की नॉलेज मिलती है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पे सीधा सा मुख्य रूप से इनका मतलब यही है कि जो सामाजिक एवं जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक रीतियाँ हैं एवं जो प्रथाएं हैं जो खत्म होती जा रही हैं, उनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, अपने कल्चर को कैसे बनाए रख सकते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो पूरी तरीके से खत्म ना हो पाए। ठीक है, वो सुरक्षित रहे। अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों को आगे उसको रिकन्स्ट्रक्शन करते रहते हैं। ठीक है, उसका पुनर्निर्माण करते रहते हैं और बचाए रखे रहते हैं। ठीक है, पुनर्निर्माण में यही है कि हम कभी कभी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों को क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं। जो स्कूलों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं केवल शौक के लिए नहीं किए जाते, मनोरंजन के लिए ओनली नहीं किए जाते हैं। केवल उनका एक उद्देश्य होता है कि बच्चों को वो क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को कि हमारे जो पुराने टाइम में जो चीज़ें होती थी वो किस तरीके से होती थी, जो पहनावा था वो क्या था, जो कि अब बच्चों को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से यही आएगा कि यदि हमारा जो समाजशास्त्रीय आधार है, जो हमारा आधार है, जो हमारा पाठ्यक्रम नियोजन की जो आधारशिला है वो समाजशास्त्री है, तो हमारा पाठ्यक्रम कैसा होगा। ठीक है, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हम अपने पाठ्यक्रम में किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, तो हमारा जो हमारा आधार होगा वो हमारा क्या होगा, समाज होगा। पाठ्यक्रम को जो बनाने का हमारा जो आधार होगा वो समाज होगा। तो समाज को देखते हुए हम, ठीक है, समाज को देखते हुए हम क्या देखेंगे कि समाज में व्यक्ति कैसे अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता है। तो हम ऐसी चीज़ों को अपने पाठ्यक्रम में मतलब कि भूमिका देंगे या महत्व देंगे। ठीक है, तो ठीक है, यदि हमारे जो पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या होगा, समाज होगा। ठीक है, यदि हम जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसका जो आधार है वो समाज है। ठीक है, समाज के हिसाब से हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, तो हम अपने पाठ्यक्रम में उन्हीं चीज़ों को महत्व देंगे, उन्हीं क्रियाओं को महत्व देंगे पाठ्यक्रम में, मतलब कि मुख्य रूप से पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों, ठीक है, उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं को महत्व देंगे जो सामाजिक रूप से उपयोगी हैं। ठीक है, जो सामाजिक रूप से उपयोगी हैं। ठीक है, उन्हीं विषयों को, यदि हमारे जो पाठ्यक्रम निर्माण का आधार होगा समाज होगा, ठीक है, समाज शास्त्रीय आधार होगा, तो हम पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को शामिल करेंगे, उन्हीं क्रियाओं को शामिल करेंगे जो सामाजिक रूप से उपयोगी हों, तथा मनुष्य को, जो बालक हैं, उनको किस तरीके से कि बालकों में सामाजिकता की भावना तथा सामाजिक गुणों का विकास कर सकें। ठीक है, तथा बालकों में सामाजिकता की भावना
भावना एवं सामाजिक गुणों का विकास कर सकें। ठीक है, इसका एक प्रेजेंट एग्जाम्पल हम देते हैं कि मान लीजिए जैसे अभी हमारे टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ये कोरोना वायरस की समस्या फैली हुई है। ठीक है, तो आगे जो हम भविष्य में अपने जो बच्चों का करिकुलम बनाएंगे, क्योंकि जो करिकुलम पाठ्यचर्या होती है वो प्रेजेंट की समस्याओं को देखकर ही बनाई जाती है। जो हमारी प्रेजेंट की समस्याएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वही आवश्यकताएं क्या हमारे शिक्षा के उद्देश्य बन जाती हैं। ठीक है, प्रेजेंट में हमारी समस्या क्या है, देखिए जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ये अब कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, जो बीमारी हो जाती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। बस इसका क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा, इसकी वैक्सीन आ जाएगी, जो वैज्ञानिक होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, इसका इलाज ढूंढ लेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, उससे बचाव कर सकते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि ये पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, तो ये पूर्ण रूप से ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हमको इसी के साथ जीना सीखना होगा। ठीक है, केवल इसकी वैक्सीन तैयार हो जाएगी एवं इसकी इलाज हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बस जिसके द्वारा जिसके द्वारा व्यक्ति इसका इलाज करके, ट्रीटमेंट करके और कुछ सावधानियां बरत के उससे अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। तो हम इन चीज़ों को अपने पाठ्यचर्या में शामिल कर देंगे। क्यों, हमें भविष्य में ऐसे व्यक्ति चाहिए कि जो इन समस्याओं से लड़ सकें। ठीक है, इन समस्याओं से अपना बचाव कर सकें। तो प्रेजेंट टाइम में जो करिकुलम में हमारा ये जो कोविड-19 है, इसका टॉपिक जरूर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जो सामाजिक आधार होगा, वो हमारी प्रेजेंट की समस्याएं कि हमारी समाज की आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारी समाज की स्थिति कैसी है, समाज में हम क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या चेंज चाहते हैं, उसी के हिसाब से हमारा क्या बनता है, करिकुलम तैयार होता है। चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो दार्शनिक हो। दार्शनिक की बात हम कर चुके हैं, यहाँ पे हम समाजशास्त्रीय आधार की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो हमारा पाठ्यक्रम हो वो ऐसा हो जिससे बच्चों में लोकतंत्र की भावना का, ठीक है, विकास हो, लोकतंत्र की भावना उनमें उत्पन्न हो। क्योंकि जो हमारा देश है वो कैसा डेमोक्रेसी देश माना जाता है। तो इसमें जब लोकतंत्र की भावना का उनमें विकास हो, तो बच्चे क्या हो, इनमें मतलब कि प्रत्येक बच्चे को उनकी योग्यता अनुसार, जो उनकी योग्यता है, ठीक है, उनके अनुसार उनको समाज के रूप में बढ़ने के अवसर देना चाहिए। क्योंकि सामाजिकता को हम मानते हैं, समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनमें भिन्नताएं भी होती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की उनकी योग्यता अनुसार, उनकी विभिन्नताओं के साथ उनको बढ़ने के अवसर देने चाहिए, उनकी योग्यताओं के साथ। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो व्यक्ति अच्छा है, सभी तरीके से संपूर्ण है, उसको केवल शिक्षा के अवसर प्रदान हो। समाज में जो व्यक्ति पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार नहीं रख पा रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, कुछ चीज़ों से वंचित हैं, तो उनको भी उनकी योग्यता अनुसार जिस शिक्षा के वो लायक हैं, उनको उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या, बच्चों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है, ठीक है, जो अच्छा एक उत्तम नागरिक उनको बनाना चाहिए, जिससे बच्चों के जो समाज के प्रति एवं देश के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, ठीक है, जो उनके कर्तव्य पालन है, जो नियम है, जो काम को उनको अपने समाज के लिए एवं देश के हित के लिए जो काम उनको करना चाहिए वो करें। क्योंकि हम यहाँ पे सामाजिकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा, बच्चों के मन में हमको ऐसी भावना जागृत करनी चाहिए जिससे समाज एवं देश के प्रति वो अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों को समझ सकें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो हमारे व्यक्ति का एवं समाज का दोनों का कल्याण होगा। ठीक है, एक जो रूसो दार्शनिक थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या था कि सामाजिकतावादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। जो रूसो थे, इन्होंने सामाजिकतावादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। पहले क्या था कि समाजशास्त्र का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, तो सामाजिकतावादी प्रवृत्ति को जन्म दिया, जिसने व्यक्ति को बदलते हुए समाज में रहने के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया कि जो व्यक्ति को, ठीक है, जिन्होंने जो बदलते हुए समाज में, जो हमारे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, उनके हिसाब से मनुष्य कैसे अपने आप को समाज में रख सकता है, कि मतलब व्यक्ति को बदलते हुए समाज में रहने के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया कि हम अपने जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे हम उसमें अपने आप को चेंज कर सकते हैं और उस समाज में रह सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले रूसो ने बात की। इसके बाद जो फ्रांसीसी वो थे अगस्त काम्टे, जिनका मुख्य जो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, तो इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा को का एक अलग रूप बनाया, जो अगस्त काम्टे थे। इन्होंने जो सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र को जन्म दिया। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान था, इन्होंने समाजशास्त्र को जन्म दिया। ठीक है, समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से इन्होंने सुदृढ़ आधारशिला माना। ठीक है, समाजशास्त्र की शैक्षिक समाजशास्त्र को समाज के सभी आदर्शों को, नियमों को, समस्याओं को, साधनों एवं उनके व्यक्तित्व पर
पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके समाज की उन्नति, शिक्षा के उद्देश्यों का पालन करना चाहिए। मतलब कि जो समाज में व्यक्ति होता है उनमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे व्यक्ति प्रभावित होता है। ठीक है, जो समाजशास्त्र है उसी की शाखा शैक्षिक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र से ही शैक्षिक समाजशास्त्र बना हुआ है। ठीक है, जो समाजशास्त्र की आवश्यकताएं थी, समाजशास्त्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से जो व्यक्ति की आवश्यकताएं थी उन्हीं को क्या शिक्षा के उद्देश्य बना दिए गए। आवश्यकताओं के हिसाब से हमारे क्या शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं। ठीक है, जो हमारी समस्याएं थी, मान लीजिए जो साधन थे, ठीक है, जो समस्याएं थी, जो साधन थे, ठीक है, जो आदर्श थे हमारे समाज की दृष्टि से, जो नियम थे कि किन नियमों को हमको मानना चाहिए, क्योंकि समाज में नियम होते हैं, यदि उन नियमों को कोई तोड़ता है तो वो समाज का व्यक्ति नहीं माना जाता है। कुछ आदर्श होते हैं जो हमें समाज में मान्य होते हैं, कि मतलब कि उन आदर्शों का, उन नियमों का जो साधन है उनका हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उनके हिसाब से हम अपने जो पाठ्यक्रम में जो चीज़ों को शामिल करेंगे वो क्या होंगी, हमारे समाज की पाठ्यचर्या होंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सामाजिक आधार होगा, ये तो आपने समझ लिया कि जो समाज शास्त्र के आधार क्या होता है। तो जो समाज शास्त्र के आधार होगा इसके अंतर्गत, ठीक है, जो हमारा पाठ्यचर्या होगी उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, हम ये बात करते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्रीय आधार के अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम होगा उसमें क्या होगा कि जो हम सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। जो हमारी आवश्यकताएं होंगी जो सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार होगा। जो हमारी पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, जो हमारी पाठ्यचर्या होगी सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं कि यदि हमारा जो समाजशास्त्रीय आधार है तो उसके हिसाब से हमारी पाठ्यचर्या कैसे होगी। ठीक है, तो जो पाठ्यचर्या का जो हमारी समाजशास्त्रीय पाठ्यचर्या होगी, तो जो पाठ्यचर्या होगी सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। हम उनमें उन्हीं विषयों पे बल देंगे जो सामाजिक तरीके से सही हो, मतलब सामाजिक विषयों को बल देंगे। यहाँ पर इन्होंने दार्शनिक विषयों को, साहित्यिक विषयों को महत्व नहीं दिया है, इनकी अपेक्षा सामाजिक विषयों पर अधिक बल दिया है। ठीक है, जैसे कि प्रकृति विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान, इसमें प्रकृति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान हो गया। ये विषय जो है आप इनको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, क्योंकि इनसे विषय पूछे, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि यदि हमारी जो पाठ्यचर्या का जो आधारशिला होगी समाज शास्त्रीय है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम कौन से विषयों को शामिल करेंगे अपनी पाठ्यचर्या में। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए हमारी जो सामाजिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति के हिसाब से यहाँ पे तो क्या था कि यहाँ पे समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति के आधार पर जो हमारी पाठ्यचर्या होगी वो सामाजिक होगी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। ठीक है, इसमें हम जो विषय शामिल करेंगे कुछ अपने कैसे सामाजिक विषयों को शामिल करेंगे जो हमारे समाज की दृष्टि से सही हो, जैसे प्रकृति विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमारी सामाजिक स्थिति, ठीक है, सामाजिक स्थिति के हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी पाठ्यचर्या होगी वो कैसे होगी, सामाजिक स्थिति के हिसाब से, वर्तमान स्थिति के हिसाब से होगी। तो जो हमारी सामाजिक स्थिति होगी, क्योंकि हम जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति, जैसे हमने प्रेजेंट आपको एग्जांपल दिया कि जो आगे वर्तमान समय में जो हमारा प्रेजेंट टाइम होगा, जो हमारा करिकुलम बनाया जाएगा, उसमें ये जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है इससे निपटने के लिए इसके जो सारे सुझाव होंगे वो क्या है, कैसे फैला और इसका किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे करिकुलम में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो प्रेजेंट स्थिति को देखते हुए, क्योंकि मनुष्य क्या होता है कि जो हमारा मनुष्य क्या होता है वो समाज का ही व्यक्ति होता है, और जो शिक्षा, जो हमारे समाज की आवश्यकताएं होती हैं, हम बता चुके हैं जो हमारे समाज की आवश्यकताएं होती हैं वही हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। और शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों के हिसाब से हम अपनी पाठ्यचर्या बनाते हैं। तो जो पाठ्यचर्या का उद्देश्य होगा वो क्या होगा कि व्यक्ति को समाज के लिए पूर्ण रूप से तैयार करना, कि वो समाज में संयोजित रूप से अच्छे ढंग से कैसे रह सके, समाज में अपना समुचित विकास कर सके, समाज के साथ सही तरीके से रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा कि व्यक्ति को हम इस तरीके से सहायता प्रदान करते हैं, इस तरीके से शिक्षा देते हैं कि वो अपना समाज में समुचित रूप से समायोजन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाठ्यचर्या में जो हम सब्जेक्ट को शामिल करेंगे सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जो हमारी सामाजिक स्थिति होगी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो यहाँ पे जो पाठ्यचर्या में हमारे सब्जेक्ट होंगे, मान लीजिए जनसंख्या शिक्षा हो गई, ठीक है,
जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा, प्रदूषण की समस्या, ठीक है, सुरक्षा शिक्षा, प्रदूषण की समस्या, क्योंकि समाज में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है, प्रदूषण की समस्या, सुरक्षा शिक्षा, समाज में हमें इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी होता है, तो हम अपने पाठ्यक्रम में इन्हीं विषयों को शामिल करेंगे, ठीक है। परिवहन शिक्षा, काम शिक्षा, जाति उन्मूलन, जाति उन्मूलन, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण, कि तलाक एवं विवाह की समस्या, विवाह की समस्या, तो ये सारी समस्याएं, ये सारी चीज़ें हमको क्या समाज में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इन सभी ऐसे विषयों को हम अपने किसमें पाठ्यचर्या में शामिल करेंगे, ठीक है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो हमारी प्रेजेंट टाइम की जो सामाजिक स्थिति होगी उसी हिसाब से हमारा पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। सामाजिक दबाव वर्ग और पाठ्यक्रम, तो सामाजिक दबाव वर्ग एवं पाठ्यक्रम से मतलब होता है कि हमारे समाज में, तो यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। सामाजिक दबाव वर्ग, ठीक है, और पाठ्यक्रम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम अपने समाज में परिवर्तन लाने के लिए, मतलब कुछ वर्ग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे समाज में परिवर्तन आए, मतलब कि बहुत कार्य करते हैं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं जिससे हमारे समाज में क्या हो कि परिवर्तन आए, लेकिन वहीं पे कुछ वर्ग ऐसे होते हैं कि उनका विरोध करते हैं, कि मतलब वो परिवर्तन लाने के लिए उनको रोकते हैं, ठीक है, रोकने का काम करते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे विद्यालय हैं, शिक्षा परिषदें हैं, विश्वविद्यालय हैं, परीक्षा कार्यक्रम एवं संशोधन आदि हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रहे हैं। जैसे विद्यालय हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि विद्यालय, शिक्षा परिषदें, विश्वविद्यालय, ठीक है, परीक्षा कार्यक्रम, मतलब संशोधन में कई कार्य करते हैं इनके। जैसे कुछ वर्ग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे समाज में परिवर्तन आए, ठीक है, इस चीज़ों में चेंज किया जाए, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होते हैं कि उनका विरोध करते हैं, ठीक है, तो क्यों वो नहीं चाहते कि वो चेंज हो। जैसे कि मान लीजिए कई महिला आरक्षण चलाया गया, ठीक है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि ये परिवर्तन करके हम अपने समाज में क्या कर सकते हैं कि परिवर्तन कर सकते हैं, महिलाओं का जो एक स्तर है, महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ लोग इसमें विरोध करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को समान को देना चाहिए, ठीक है, तो उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो विश्वविद्यालय हैं, जो परिषदें हैं, ठीक है, जो कई नीतियां हैं, कुछ आयोग हैं, बहुत सारे परिवर्तन करते हैं, ठीक है, और उनमें संशोधन भी करते हैं टाइम पर, ठीक है। तो सामाजिक दबाव वर्ग और पाठ्यक्रम, तो इसको हम अपने पाठ्यक्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है परिवार और पाठ्यक्रम। परिवार और पाठ्यक्रम, ठीक है। तो परिवार और पाठ्यक्रम का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि जो व्यक्ति सामाजिक प्राणी है वो समाज में ही रहता है, ठीक है। समाज में सबसे पहले जो उसका जन्म होता है वो परिवार होता है, और जो विद्यालय होता है वो समाज का लघु रूप माना जाता है, क्योंकि जो चीज़ें वो समाज में देखता है वहीं छोटे रूप में वो विद्यालय में देखता है। समाज में क्या होता है, कई जाति के, कई विभिन्नताओं के, कई वर्ग के लोग रहते हैं, और विद्यालय में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सारी स्थितियों को देखता है, सभी की संस्कृतियों को देखता है, सभी के व्यवहारों को देखता है, तो सभी लोगों से एक समानता का व्यवहार करना, जो तौर तरीके होते हैं समाज के, वो कैसे सीखता है, विद्यालय में सीखता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं परिवार और पाठ्यक्रम।
तो शिक्षा हमारी दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। लेकिन जो शिक्षा पहली शुरुआत बच्चे की होती है वो कहाँ होती है? परिवार में होती है, ठीक है, परिवार में होती है। तो परिवार में बच्चा कैसे सीखता है, किस तरीके से रहता है, किस तरीके से चीज़ों को सीखता है, अनौपचारिक रूप से बच्चा कैसे सीखता है परिवार में, तो हम ये चीज़ें पाठ्यक्रम में करते हैं। और कि बच्चा इसके बाद शिक्षा जो होती है विद्यालय में होती है। तो विद्यालय के द्वारा उसको पता चलता है कि बच्चे की जो प्रोसेस होती है परिवार में किस तरीके से होती है, किस तरीके से बच्चा परिवार में चीज़ों को सीखता है, फिर आगे चल के वही चीज़ें वो विद्यालय में सीखता है। परिवार में जैसे मान लीजिए कई तरीके के परिवार होते हैं, ठीक है, सम्मिलित परिवार होते हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है, एकल फैमिली होती है। तो ये सभी चीज़ें विद्यालय में आके मनुष्य पाठ्यक्रम के जरिए छात्र सीखते हैं, ठीक है। तो परिवार और पाठ्यक्रम, क्योंकि समाज है तो समाज में हमको एक एक चीज़ के बारे में कि परिवार कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को सीखता है। औपचारिक रूप से बच्चा विद्यालय में सीखता है, लेकिन अनौपचारिक रूप से परिवार, अनौपचारिक रूप से जो प्रथम पाठशाला बच्चे की क्या होती है? विद्यालय ही, वो परिवार ही होता है और माँ ही उसकी प्रथम शिक्षिका होती है, ये हम मानते हैं। तो यहाँ पे हमको पाठ्यक्रम में हम इन सभी चीज़ों को जोड़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका धार्मिक संगठन और पाठ्यक्रम। धार्मिक संगठन एवं पाठ्यक्रम। जैसे हम बदलते हुए युग की बात करें तो इसमें हमारी जो धार्मिक चीज़ें हैं, धर्म को महत्व तो नहीं दिया जाता, इम्पोर्टेंट हमको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। लेकिन जो हमारा समाज शास्त्रीय आधार है उसमें धर्म को महत्व दिया जाता है, धर्म को इम्पोर्टेंट दी जाती है, क्योंकि समाज से जुड़े हुए हैं तो हम धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म में वहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमको सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। कैसे हमें धार्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए कि धर्म के द्वारा हम किस तरीके से समाज में रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो समाजशास्त्रीय, यदि हम समाजशास्त्रीय पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो जो समाजशास्त्रीय पाठ्यक्रम होगा उसमें हम धर्म की शिक्षा को महत्वपूर्ण देंगे, ठीक है, महत्व स्थान उसको देंगे, इम्पोर्टेंट उसको देंगे। लेकिन वैसे यदि हम बात करें जो हमारा वैज्ञानिक एवं टेक्निकल क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि धार्मिक चीज़ों को विरोध किया जाता है, धार्मिक चीज़ों को कम महत्व दिया जाता है, ठीक है। अगला है आपका शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या होगा कि जो हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, जो हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसके लिए कर रहे हैं? छात्रों के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम छात्रों की जनसंख्या को भी महत्व देंगे कि कितने छात्र हैं जिनको हमको अपनी जो पाठ्यचर्या को फॉलो करवाना है, ठीक है। छात्रों को भी महत्व देंगे, उनकी जनसंख्या को भी महत्व देंगे एवं टीचर्स को भी इम्पोर्टेंट देंगे। टीचर्स जो शिक्षकों की भी जो वहाँ उनके आचार विचार होंगे, ठीक है, उनकी जो मान्यताएं होंगी, सामाजिक पृष्ठभूमि होगी, ठीक है, शैक्षिक योग्यताएं होंगी कि वो कितने योग्य हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो कितने योग्य हैं, ठीक है, और पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। तो जो हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट हैं उनकी संख्या कितनी है, और जो टीचर्स हैं उनके विचार कैसे हैं, उनकी मान्यताएं कैसी हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, मतलब वो शिक्षक कितने योग्य हैं, ठीक है, वो पाठ्यक्रम को पूरा करवाने में कितने योग्य हैं। क्योंकि हम समाज को देखते हुए चल रहे हैं तो समाज में आपके छात्र भी आ जाएंगे और आपके टीचर्स भी आ जाएंगे। तो सामाजिक इसके शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को बनाएंगे जो समाजशास्त्रीय आधार के अंतर्गत। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है समाज की प्रकृति और पाठ्यक्रम। समाज की प्रकृति और पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे समाज की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, मतलब कि कोई भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी समाज एकदम से उस चेंज को नहीं मान पाता है, ठीक है। मान लीजिए देखिए हमारे प्रेजेंट टाइम में ये कोविड-19 की समस्या इतनी फैली हुई है, फिर भी समाज के लोग इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। कितने इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, कितने नियम बनाए जा रहे हैं, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी धार्मिक परंपराओं से जुड़े होते हैं। कुछ लोग, जैसे आपने अभी न्यूज़ चैनल में आप देख रहे होंगे, कुछ मॉडर्न लोग हैं
वो लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग हम अपने धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको प्रेजेंट मतलब कि परिवर्तनशीलता को लोग इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। जैसे कि कुछ हमारे धार्मिक विश्वास होते हैं, हम लोग कहते हैं जो शादी विवाह होंगे वो हमारे धूमधाम से होंगे या हमारे धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से होंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोग क्या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो सभी लोग जो समाज के लोग होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, वो इतनी आसानी से उन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि सामाजिक स्थिति, ठीक है, समाज की प्रकृति और पाठ्यक्रम, तो हमको प्रकृति को भी इम्पोर्टेंट देना चाहिए कि जो लोग होते हैं परिवर्तनशीलता भी, कुछ परिवर्तन भी होते हैं, कुछ परिवर्तन को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन कुछ अपनी परंपराओं से जुड़े भी रहते हैं। तो हम ना पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वो परंपरावादी हो, ना पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वो परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर रहे हैं, मतलब परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं, सोशल चेंज को स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ हमको जो हमारे समाज की प्रकृति है उसका अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत करना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें अपना पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। यानी कि हम पाठ्यक्रम में उन्हीं चीज़ों को नहीं इन्वॉल्व करेंगे जो सारी चीज़ें न्यू चेंज हुई हैं, ठीक है। परिवर्तन हुआ है, मान लीजिए परिवर्तन हमने किया है, लेकिन सभी लोग उस चीज़ को, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे समाज की प्रकृति है हमें उसके हिसाब से अपना करिकुलम तैयार करना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक है समाज की बदलती आवश्यकताएं और पाठ्यक्रम, ठीक है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है आपका कि समाज की बदलती आवश्यकताएं और पाठ्यक्रम। समाज की बदलती आवश्यकताएं और पाठ्यक्रम। तो हम देखिए कह सकते हैं कि समाज में बहुत सारे नए नए चेंज हो रहे हैं, ठीक है। हमारे समाज में हमेशा कुछ ना कुछ आधुनिक युग में परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन के हिसाब से यदि हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है तो हमें अपने परिवर्तन के हिसाब से अपने शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और उसकी पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन हमको करना ही पड़ेगा। तो यदि हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है तो हमें अपनी पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और हमें अपनी शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से जो सामाजिक आधार के हिसाब से जो हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, तो प्रत्येक समाज मुख्य रूप से अपने सिद्धांतों, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ही विषयों को पढ़ाने पर जोर देता है कि जो हमारे समाज की आवश्यकताएं हैं परिवर्तन के हिसाब से। मान लीजिए कि अभी जैसे हमने आपको बताया है कि ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन जो आगे हम भविष्य में जो पाठ्यचर्या बनाएंगे तो हमारे समाज की जो आवश्यकताएं होंगी क्या होंगी कि हमें इनसे निपटना है। तो हम अपने करिकुलम में ऐसे विषयों को शामिल करेंगे, उन्हीं सिद्धांतों को शामिल करेंगे जो हमें अपनी जिस समस्याओं से हम निपटना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक समाज अपनी सिद्धांतों एवं अपनी आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों को शामिल करता है जो हमारे सामाजिक क्षेत्र के, जो हमारे लिए सामाजिक रूप से उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि समाज की बदलती आवश्यकताएं और पाठ्यक्रम। तो हमें अपने जो पाठ्यक्रम बनाना होता है समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं, उनके हिसाब से बदलती आवश्यकताओं के आधार पर हमें अपने समाज का पाठ्यक्रम का निर्माण करना होता है। तो मतलब कि कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज पाठ्यक्रम विषयों को जो अपने पाठ्यक्रम में निर्धारण करता है, विषयों का निर्धारण अपनी आवश्यकताओं एवं सिद्धांतों के हिसाब से ही करता है, ठीक है। कह सकते हैं किसी समाज में पाठ्यक्रम विषयों का निर्धारण उस समाज काल परिस्थिति में प्रचलित एवं आवश्यक समाजशास्त्रीय विचारधारा के आधार पर होता है, ठीक है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आप लिख सकते हैं कि सामाजिक सिद्धांतों, ठीक है, कोई भी समाज होता है कि अपने सामाजिक सिद्धांतों, समाजशास्त्रीय जो आधार होता है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम नियोजन का समाजशास्त्रीय आधार होता है, समाजशास्त्रीय आधार के हिसाब से, ठीक है, प्रत्येक समाज, ये नहीं लिख सकते, सामाजिक सिद्धांतों एवं आवश्यकताओं के आधार पर विषयों को पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात करता है, ठीक है, जोड़ने की बात करता है।
या पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को पढ़ाने की बात करता है कि जो हमारी सामाजिक सिद्धांतों के हिसाब से एवं आवश्यकताओं के हिसाब से जरूरी होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि किसी समाज में पाठ्यक्रम विषयों का निर्धारण, ठीक है, किसी समाज में पाठ्यक्रम विषयों का निर्धारण, ठीक है, किसी समाज में पाठ्यक्रम विषयों का निर्धारण उस समाज काल परिस्थिति, ठीक है, उस समाज काल परिस्थिति में प्रचलित, ठीक है, परिस्थिति में प्रचलित एवं आवश्यक समाजशास्त्रीय विचारधारा के आधार पर होता है। परिस्थिति में प्रचलित एवं आवश्यक, ठीक है, आवश्यक समाजशास्त्रीय विचारधारा के आधार पर, ठीक है, करिकुलम में, पाठ्यक्रम में आपका सभी चीज़ें यही हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी उद्देश्य हैं, उसी के हिसाब से हमारा पाठ्यचर्या बनेगी, उसी के हिसाब से हमारा करिकुलम बनेगा। तो किसी समाज में पाठ्यक्रम विषयों का जो निर्धारण किया जाता है उस समाज काल परिस्थिति में प्रचलित आवश्यक समाजशास्त्रीय विचारधारा के आधार पर किया जाता है। जब हम पाठ्यक्रम में जो चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं तो ठीक है, जो किसी समाज में पाठ्यक्रम विषयों का निर्धारण, जो हम विषय चुनते हैं समाजशास्त्रीय आधार पर, तो उस समाज के हिसाब से, उस काल के हिसाब से, उस परिस्थिति में प्रचलित, उस टाइम पे क्या चीज़ें प्रचलित हैं, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आवश्यक समाजशास्त्रीय विचारधारा, ठीक है, जो विचारधारा क्या है, ठीक है, विचारधारा विचारों के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि सामाजिक सिद्धांत एवं आवश्यकताओं के आधार पर विषयों को पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात करता है। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे सामाजिक सिद्धांत हैं, उन्हीं के आधार पर हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका, तो ये आपका सामाजिक पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला, ठीक है, अगला पॉइंट है आपका सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का पुनर्निर्माण। ठीक है, ये आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम नियोजन के समाजशास्त्रीय आधार इसके अंतर्गत है। तो जो हमने अभी आपको पढ़ाया कि पाठ्यक्रम का यदि हम निर्माण करेंगे और उसका आधार होगा समाजशास्त्रीय, ठीक है, समाजशास्त्रीय, समाज के आधार पर यदि हम किसी पाठ्यक्रम को बनाएंगे तो वो कैसा होगा, ये हमने अभी यहाँ पे बताया। लेकिन अब हम बात करते हैं आपका सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। तो सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से मतलब है कि जैसे हम कोई भी समाज में रहते हैं तो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, और परिवर्तनशीलता ही हमको क्या करती है, सक्सेस करती है, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो या कोई समाज की हो। परिवर्तनशीलता से ही, यदि हमारे समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो कैसा समाज माना जाएगा, बंद समाज माना जाएगा। ठीक है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है तो वो विकसित नहीं होगा। ठीक है, विकसित नहीं होगा। यदि हम अपने समाज में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो समाज का हो। जैसे हम कहते हैं किसी भी टीचर्स को, ठीक है, टीचर्स के बारे में हम कहते हैं कि टीचर्स को बराबर अपने आप में परिवर्तन करते रहना चाहिए, मतलब है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से हम समाज में को भी कहते हैं कि यदि हमारे आवश्यकताएं बदल रही हैं और उनके हिसाब से हम अपने समाज में परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा विकास रुक जाएगा, हमारा परिवर्तन नहीं होगा, हमारे देश का विकास नहीं होगा। जैसे टाइम से हम देखते, चाहे जो प्राचीन टाइम था, ठीक है, इसके बाद माध्यमिक काल आया, ठीक है, मध्यकाल आया, प्राचीन काल था, ठीक है, मध्यकाल आया, इसके बाद हमारा जो बौद्ध काल आया, ठीक है, इसके बाद हमारा जो नया काल आया। तो इसमें क्या होता है कि समय समय पे, ठीक है, समय समय पे परिवर्तन होता रहा है। यदि ये परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, यदि इसमें हम चेंज नहीं करते तो क्या हमारा विकास
रुक जाता। समय समय पे परिवर्तन होता रहा है और उस परिवर्तन को अभी तक लागू किया है। यदि हम कहते हैं कि यदि हम अपने समाज में या किसी भी चीज़ में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, सीखने के नए तरीक़ों को नहीं अपनाएंगे, तो हमारा जो होगा समाज क्या होगा, रुक जाएगा। इसमें 2 तरीके के होते हैं, जैसे हमने अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सभ्यता एवं संस्कृति, ये चीज़ें पढ़ी होंगी आपने। फर्स्ट यूनिट में आपके है, सॉरी फर्स्ट में ही है, ये यूनिट में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि जो सोशल चेंज होता है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन होता है, जो हमारी संस्कृति होती है, जो मूल्य होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक होता है प्लस अभौतिक होता है। तो भौतिक क्या होता है, जो हम जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे कूलर हुआ, पंखा हुआ, टीवी हुई, ठीक है, एसी हुई, ये सारी चीज़ें, कि पहले ये क्या थे, पहले हम किन चीज़ों का उपयोग करते हैं और अब हम किस ढंग से रह रहे हैं, ठीक है। तो रहन सहन में जो परिवर्तन होता है, जो भौतिक चीज़ों को हम जो चीज़ें अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हम जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं उनमें परिवर्तन है, हमारे रहने के तरीक़ों में परिवर्तन, तो ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन अभौतिक परिवर्तन क्या होता है, अभौतिक परिवर्तन जो हमारा मूल्य होते हैं, जो हम विचार होते हैं, ठीक है, जो हमारे विचार होते हैं वो होते हैं, उनमें परिवर्तन। तो क्या होता है कि हम भौतिक परिवर्तन तो कर लेते हैं, ये जो भौतिक परिवर्तन हो जाता है ये बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। मान लीजिए कोई नई चीज़ आई तो हाँ हम भी ऐसा करेंगे, लेकिन ये जो अभौतिक परिवर्तन होता है इसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज में वो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये हमारे विचार होते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि अब जो लेडीज़ होती हैं वो सूट्स पहन रही हैं या जीन्स टॉप पहन रही हैं, साड़ियाँ नहीं पहन रही, ठीक है, लेकिन कुछ घरों में ऐसा अभी भी है, क्योंकि देखिए ये केवल वस्त्र के रूप में यदि हम माने तो कुछ भी पहन सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ घरों में क्या नहीं, आपको साड़ी ही पहनना पड़ेगा। हमारे विचार नहीं बदले हैं, भौतिक परिवर्तन तो हमने कर लिया, फैसिलिटी तो बहुत है, घर में सारी चीज़ें हैं, जो आधुनिक तरीके से जो चीज़ें हैं सभी वो चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे विचार हैं हम उनको नहीं बदल पाए हैं। मान लीजिए जैसे शादी ब्याह के मामले में जो रीति रिवाज हैं वो हमारे जैसे होते थे वैसे ही होंगे। यदि कोई नए तरीके से शादी करना चाहता है तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्यों, वो अभी तक अपने विचारों में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जो कल्चरल चेंज होता है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं कल्चरल चेंज। तो इसको भौतिक परिवर्तन और अभौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे समाज में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन, लेकिन इनमें हमेशा मतभेद भी बना रहता है। जैसे मान लीजिए कोई बाल विवाह हुआ, ठीक है, बाल विवाह हमारे समाज में था, अब लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया कि बाल विवाह पे रोक लगाई कि ये नहीं होगा, तो कुछ लोग इसमें सपोर्टिव थे और कुछ लोग इसके विरोध में थे, क्योंकि उनके विचारों में ये मान्यता थी कि नहीं ये जो बाल विवाह है वो सही है। तो जो लोग ये मानते थे कि ये सही है तो वो उसके विरोध में थे, लेकिन जो लोग मानते थे ये गलत है तो वो उसके सपोर्ट में थे, वो कहते थे बाल विवाह नहीं होना चाहिए। तो समाज में हमेशा मतभेद बना रहा है, कोई भी परिवर्तन हुआ है तो उसमें मतभेद बने रहे हैं। तो पूर्ण रूप से कोई भी समाज जो होता है कि परिवर्तन नहीं कर पाता है, तो उसके जो सामाजिक एवं जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं इनमें हमेशा कुछ ना कुछ मतभेद बना रहता है। तो ठीक है, तो मतलब कोई भी परिवर्तन होता है तो कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। जैसे हमारे समाज में आप कहते हैं कि ये जो पेंशन थी, ठीक है, सभी को पेंशन मिलनी चाहिए, तो कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे कि नहीं मिलनी चाहिए। और कुछ आरक्षण मान लीजिए दिया गया, तो कुछ लोगों को दिया गया तो जिसको मिला वो तो सपोर्ट में थे, लेकिन जिसको नहीं मिला वो उसके विरोध में हो गए। तो हम अपने समाज में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में होते हैं और कुछ लोग विरोध में होते हैं। तो ये जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना का पुनर्निर्माण हमेशा होता रहता है। किसी भी समाज में परिवर्तन होना जरूरी होता है, तभी वो समाज जीवित माना जाता है। ठीक है, तो इसका एक जो ग्रीन महोदय है इन्होंने कहा है कि एक इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि ग्रीन महोदय, ठीक है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन इसका मुख्य रूप से यही है कि हमारे समाज में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो उन परिवर्तनों को हमको करना चाहिए, उनका पुनर्निर्माण करना चाहिए। यदि हम अपने समाज में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो जो हमारे समाज का विकास रुक जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें अपने करिकुलम को भी परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है, तो करिकुलम में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो परिवर्तन होते हैं, मान लीजिए जो हमारे विचार होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, जो सामाजिक रूढ़ियाँ होती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, ये किस रूप में हमको मिलते हैं, ये कैसे मिलते हैं, ये हमको विद्यालय के रूप में ही मिलते हैं। ठीक है, विद्यालय के रूप में ही मिलते हैं। ठीक है, तो
ग्रीन महोदय कहते हैं कि समाज में ठीक है, समाज में कुछ ना कुछ मात्रा में असंतुलन ठीक है, असंतुलन सदैव बना रहता है। सदैव बना रहता है। इसलिए कि समाज में यदि हम कोई नया चेंज करना चाहते हैं, कोई नया परिवर्तन करेंगे, तो उसमें असंतुलन से मतलब है कि कुछ लोग उसके पक्ष में होंगे और कुछ लोग विरोध में होंगे। तो हम समाज में कुछ ना कुछ असंतुलन सदैव बना रहता है। इसको दूर करने के लिए समाज में हमको प्रयास हमेशा करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक समाज में कुछ ना कुछ मात्रा में असंतुलन सदैव बना रहता है। समाज में अधिकांश लोग उस असंतुलन को दूर करने के लिए और समाज में नई व्यवस्था को लाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी यदि हम कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसमें कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं और कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन और लिख देते हैं, लूम्हे। ठीक है, लूम्हे का कहना है, लूम्हे मानते हैं कि समाज के पुनर्निर्माण रूपी ये बदलाव अनेक कारणों से होते रहते हैं। ये बदलाव अनेक कारणों से होते रहते हैं। और होते रहेंगे। मतलब कि हमारे समाज में जो बदलाव होते हैं वो कई कारणों से होते हैं और हमेशा ही होते रहेंगे। ठीक है, तो परिवर्तन ही समाज के जीवित होने का प्रमाण है। परिवर्तन ही समाज के जीवित होने का प्रमाण। ठीक है, तो जो चीज़ नई आती है यदि हम उसके हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेंगे, जो चेंज हो रहा है यदि हम उसको अपने हिसाब से नहीं ढालेंगे और उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि हमारा समाज रुक जाएगा। तो ये कहते हैं कि परिवर्तन समाज के पुनर्निर्माण रूपी ये बदलाव अनेक कारणों से होते रहते हैं और हमेशा ही होते रहेंगे। ठीक है, परिवर्तन ही समाज के जीवित होने का प्रमाण है। ठीक है, इसके अभाव में समाज का विकास संभव नहीं है। ठीक है, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे वो आधुनिक समाज हो, यदि हम इन सभी की तुलना करें तो शुरुआत से इनमें परिवर्तन होते रहे हैं। शुरुआत से ही इनमें परिवर्तन होते रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो संस्कृति हमारी कैसे हस्तांतरित होती है। ठीक है, कैसे हस्तांतरित होती है कि जो संस्कृति है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक। तो जो हमारी संस्कृतियाँ होती हैं वो कैसे परिवारों के द्वारा हम अपने बालकों को देते हैं। ठीक है, इसके बाद विद्यालय से, ठीक है, विद्यालय में उनको कैसे मिलती है, क्योंकि अनेक संस्कृतियों के अनेक समाज के लोग विद्यालय में पढ़ने आते हैं। तो जो संस्कृति मुख्य रूप से हस्तांतरित होती है वो विद्यालयों से होती है। ठीक है, विद्यालयों से होती है तो हमको अपने पाठ्यक्रम में उन ऐसी संस्कृतियों को इंक्लूड करना चाहिए जो हमारे समाज के लिए उपयोगी। ठीक है, मुख्य रूप से हम ये बात कहते भी हैं कि शिक्षा के द्वारा हम अपनी संस्कृति को हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, स्कूलों के माध्यम से कैसे करते हैं कि कोई भी हम अपनी संस्कृति के बारे में बता देंगे या सूचना दे देंगे तो क्या वो संस्कृति कोई जान लेगा, लेकिन नहीं। तो परिवार संस्कृति को तो सिखाते ही है, लेकिन मुख्य रूप से जो विद्यालय होते हैं, जो पाठ्यक्रम में जो चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उनके द्वारा, विद्यालयों के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा, पाठ्यचर्या के द्वारा हम अपनी संस्कृतियों को कैसे बनाए रखते हैं और
और विद्यार्थियों के मन में उन संस्कृतियों को जगाए रखते हैं। ठीक है, तो संस्कृतियों का पुनर्निर्माण से मतलब यही है कि जो हमारी संस्कृतियाँ विलुप्त होती जा रही हैं उनको हम कैसे बनाए रखें, और विद्यालयों के माध्यम से, स्कूल में पाठ्यचर्या के माध्यम से ही हम अपनी उन संस्कृतियों को बचाए रख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। इसके बाद आपका आता है पाठ्यक्रम नियोजन के मनोवैज्ञानिक आधार। अभी तो हमने पढ़ी थी जो पाठ्यक्रम नियोजन की सामाजिक आधार है। ठीक है, कि सामाजिक आधार के हिसाब से आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, दार्शनिक आधार में पढ़ चुके हैं कि दार्शनिक आधार के हिसाब से आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो ये टॉपिक आपको उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ नहीं है, इसके क्वेश्चन मैं आगे